हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो क्लास 6 की NCERT की शुरुआत मैं कर चुकी हूँ और पहला लेसन मैंने कंप्लीट पढ़ा भी दिया है। आज दूसरा लेसन पढ़ेंगे, वस्तुओं के समूह बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अच्छा लेसन है और इससे एक दो प्रश्न बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमने देखा कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। यानी कि पिछले लेसन में भोजन के बारे में जाना था कि हर राज्य के लोग अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं। संतुलित आहार क्या होता है, ये हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, ये सब पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। तो यही लिखा है कि हमने देखा कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ी, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। बिल्कुल होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, भोजन में तो भिन्नता है ही, वस्त्रों में भी भिन्नता है। कहीं के लोग किसी प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, दूसरी जगह के लोग किसी दूसरे प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, बर्तन भी जो होते हैं खाना पकाने वाले, वो भी भिन्न भिन्न होते हैं। आगे लिखा है, अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। तो कुछ वस्तुएं पूर्ण रूप से गोल हैं, गेंद है, कंचे हैं, और कुछ लगभग गोल हैं जैसे सेब, संतरा, घड़ा। तो इस प्रकार की वस्तुओं को गोल वस्तुओं में हम रख सकते हैं। आगे लिखा है, मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियां, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे आजकल लगभग सभी वस्तुएं प्लास्टिक की ही बनने लगी हैं। तो यदि आप प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का समूह बनाएंगे तो उसमें कई वस्तुएं सम्मिलित हो जाएंगी। आगे लिखा है, अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपर्युक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूहों में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं के आधार पर बांटा। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों की बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? तो अपने आसपास जो वस्तुएं हैं, कुछ प्लास्टिक की हैं, कांच की हैं, रबड़ की हैं, कपड़े की हैं, तो इसी आधार पर आप और विचार भी कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है। आगे लिखा है, क्रियाकलाप लिखा हुआ है। चलिए पढ़ लेते हैं। आइए अब हम अपने चारों ओर जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बैट यानी बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, जैसे कमरा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर, सड़कें। यानी कुछ वस्तुओं के बारे में हम केवल सोच सकते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कक्षा के कमरे में लाना संभव नहीं है। जैसे वृक्ष हैं, दरवाजे, ट्रैक्टर, सड़कें। इसके अलावा और भी वस्तुएं ऐसी हो सकती हैं। आगे लिखा हुआ है,
इन संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को 2 समूहों में बांट सकते हैं। एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाले वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2 में लिखा हुआ है कि सारणी में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इसके अतिरिक्त आप अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ इस सारणी के कॉलम में जोड़ सकते हैं। यानी सारणी में वस्तुएं लिखी हुई हैं और जिन पदार्थों से ये बन सकती हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। जैसे प्लेट यानी थाली इस्पात की बन सकती है, कांच की बन सकती है, प्लास्टिक की बन सकती है, तो ये इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। पेन जो है प्लास्टिक का बन सकता है, धातु का बन सकता है, लकड़ी का भी बन सकता है, तो यहाँ पर लकड़ी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बूझो यह जानना चाहता है क्या हमने यह पता लगाया कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं बनाने में किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। जैसे लोहे से काफी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, औजार बनाए जाते हैं, वाहन बनाए जाते हैं और लोहे से कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो एक ही प्रकार के पदार्थ से कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, एक से अधिक प्रकार की। आगे लिखा हुआ है, अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है और इन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। इन सारणियों से हमें क्या पता चलता है? पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूहों में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी है। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यहाँ पर लिखा है लकड़ी, तो लकड़ी से कुर्सी बन सकती है, मेज, हल, बैलगाड़ी, इसके पहिए और कहीं कहीं पर लकड़ी के घर भी बनाए जाते हैं। कागज से पुस्तकें बन सकती हैं, नोटबुक बन सकते हैं, खिलौने बन सकते हैं, कैलेंडर बन सकते हैं। चमड़े से क्या क्या बन सकता है? बैग बन सकता है, बेल्ट बन सकती है, जूते बनते हैं, चप्पल बनती है। तो चमड़े से इस प्रकार की वस्तुएं बन जाती हैं। प्लास्टिक से तो कई प्रकार की वस्तुएं बन जाती हैं। रुई से क्या बन सकता है? रुई से गद्दे बनते हैं, रजाई बनती है, तो ये सब रुई से बनाए जाते हैं। आगे लिखा हुआ है, किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो अब पढ़ेंगे पदार्थों के गुण। ये तो पढ़ लिया कि वस्तुएं इन पदार्थों से बन सकती हैं, एक ही पदार्थ से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बन सकती हैं और एक ही वस्तु विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बन सकती है। अब पदार्थों के गुण के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थों के कौन कौन से गुण होते हैं और प्रश्न आपके यहीं से बनते हैं। तो पदार्थों के गुण में दिखावट है, विलेयता, अविलेयता और कठोरता, इन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं, फिर जो पदार्थों का पहला गुण यहाँ लिखा हुआ है दिखावट, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं, इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं? नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। तो पहला गुण लिखा हुआ है दिखावट।
तो चलिए दिखावट के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई देता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हैं। क्यों है? क्योंकि ये सभी धातुएं हैं। लेकिन लकड़ी जो है इनके जैसी बिल्कुल भी नहीं है, और जो विशेषताएं लोहे, तांबे और एल्युमिनियम में पाई जाती हैं वो लकड़ी में नहीं पाई जाती। तो दिखावट के आधार पर हम वस्तुओं को अलग अलग कर सकते हैं। अब अभी मैंने आपको बताया कि लोहा, तांबा ये सभी क्या है? धातुएं हैं। तो धातुओं को कैसे पहचानना है? धातुओं के कुछ गुण होते हैं। क्या गुण होते हैं? इन्हें जब काटा जाता है तो इनकी जो सतह होती है वह चमकदार दिखाई देती है। यहाँ लिखा भी हुआ है। इसके अलावा रेगमाल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि उसमें चमक है या नहीं। आगे लिखा है पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति यानी कि चमक होती है वे प्रायः धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और निष्प्रभ दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु अथवा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसीलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों का देखने का प्रयास करें और यह देखें कि उनमें चमक है अथवा नहीं। यानी यदि कोई धातु है तो यदि ताजा कटा हुआ उसका टुकड़ा होगा तो आपको चमक दिखाई देगी। इसके अलावा आप रेगमाल से रगड़ कर भी ये देख सकते हैं कि जो धातु है वह चमकदार है कि नहीं। तो धातुओं को पहचानने का यही तरीका है कि इनमें चमक होती है। और धातुओं के उदाहरण क्या हैं? लोहा, तांबा, सोना ये सभी क्या हैं? धातुएं हैं। तो पदार्थों के गुण में पहला पढ़ लिया बनावट, और बनावट के आधार पर धातु के बारे में जान लिया कि धातुओं को कैसे पहचानना है। लकड़ी भी एक पदार्थ है लेकिन ये धातु नहीं होती है, ये भिन्न होती है। तो बनावट के आधार पर हम इन्हें पहचान सकते हैं। दूसरा गुण लिखा हुआ है कठोरता। तो कठोरता के बारे में पढ़ लेते हैं। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना यानी संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तुओं के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल हैं जबकि लकड़ी कठोर है। आगे लिखा है दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं जैसे द्युति, कठोरता, रुक्ष अथवा चिकना। क्या आप इन गुणों के बारे में सोच सकते हैं कि जो किसी पदार्थ की बनावट यानी दिखावट का वर्णन करते हैं? तो कुछ पदार्थ कोमल होते हैं जिन्हें आसानी से खरोंचा जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है, और कुछ कठोर होते हैं जिन्हें ना तो आसानी से खरोंचा जा सकता है और ना ही संपीड़ित किया जा सकता है। तो कठोरता के आधार पर दो प्रकार के पदार्थ पढ़ लिए। अब तीसरा लिखा हुआ है विलेय अथवा अविलेय यानी घुलनशील अथवा अघुलनशील। तो इसके लिए क्रियाकलाप पढ़ना आवश्यक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। जहां भी आवश्यक होगा वहां मैं क्रियाकलाप के बारे में बता दूंगी, जहां पर नहीं होगा आवश्यक वहां मैं उसको छोड़ दूंगी। तो लिखा है कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू, रेत तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक, इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए।
प्रत्येक गिलास की अंतर्वस्तु को चम्मच से विलोड़ित कीजिए, यानी धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, प्रेक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। अब आप देखेंगे जैसे नमक है, चीनी है, ये जल में पूर्णतः लुप्त यानी घुल जाते हैं, तो ये हो गए घुलनशील। और जो जल में घुलते नहीं हैं, जैसे बालू है, चाक पाउडर है, लकड़ी का बुरादा है, ये जल में घुलेंगे नहीं, थोड़ी देर बाद ये गिलास की तली में बैठ जाएंगे, तो ये होते हैं अघुलनशील। तो पदार्थों का ये भी गुण आपको याद रखना है, घुलनशील और अघुलनशील। आगे लिखा भी है, आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए, अर्थात घुल गए, विलीन हो गए। हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ जल में विलेय हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ जल में अविलेय हैं। चूंकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसीलिए हमारे शरीर के प्रकार्यों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाता है। तो नींबू का रस है, इसके अलावा सिरका है, ये द्रव है, लेकिन ये फिर भी जल में विलय हो जाते हैं। यहाँ पर लिखा भी है, सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति विलोड़ित कीजिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, प्रेक्षण कीजिए, क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। जितने अधिक द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए। अपने प्रेक्षणों को सारणी में लिखिए। हम देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो गए, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते, कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। तो यहाँ पर इस सारणी में लिखा हुआ है, सिरका यदि आप जल में मिलाते हैं तो वह भली भांति मिश्रित हो जाता है। नींबू का रस भी मिश्रित हो जाता है, लेकिन जो तेल होते हैं, चाहे सरसों का हो, नारियल का हो, केरोसिन हो, यह जल में मिलाने पर थोड़ी देर बाद अपनी पृथक परत बना लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये जल में घुलते नहीं हैं। आगे लिखा है, कुछ गैसें जल में विलेय हैं जबकि अन्य नहीं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए, जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो जीव जंतु जल में रहते हैं उन्हें ऑक्सीजन जल से ही प्राप्त होती है। तो कुछ गैसें भी जल में विलेय होती हैं, ये आपको याद रखना है। अब लिखा हुआ है आगे, वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। बिल्कुल डूब सकती हैं, तैर सकती हैं। कौन कौन सी हैं वस्तुएं? लिखा है, क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया कि जल में अविलेय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए, वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगे। अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, वह कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इनका सब का क्या होता है? तो बूझो यह जानना चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण दें। जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं, अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे? तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, कुछ वस्तुएं जल में डूब जाती हैं। जैसे लोहे की कील आप लेंगे तो वह यदि आप जल में डालते हैं तो वह जल में डूब जाएगी। लकड़ी की कोई वस्तु लेंगे तो वह जल में तैरती रहेगी। हल्की पत्तियां हैं, जल में तैरती हैं, लेकिन कंकड़ यदि आप फेंकते हैं तो वह जल में डूब जाता है। तो ये वस्तुएं आपको याद रखनी है, जल में डूबने वाली और जल में तैरने वाली। तो डूबने वाली और तैरने वाली वस्तुओं के बारे में जान लिया। अब पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थों के बारे में जानेंगे। सरल शब्दों में यदि हम समझें
तो पारदर्शी वे होते हैं जिनके द्वारा हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यानी आर पार देख पाते हैं। अपारदर्शी वे होते हैं जिनके द्वारा हम आर पार नहीं देख पाते हैं। और पारभासी वे होते हैं जिनसे आंशिक रूप से देख पाते हैं। तो पारदर्शी से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं इस तरफ से उस तरफ का, और अपारदर्शी से नहीं देख पाते हैं, और पारभासी से आंशिक रूप से देख पाते हैं। अब चलिए ये जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। लिखा है, आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे, ताकि आप दूसरों को ना दिखाई दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, उन्हें पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच, जल, वायु, प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। अब आपने देखा होगा बड़े बड़े जो शोरूम होते हैं उनमें फ्रंट पर कांच लगाया जाता है, ताकि जो अंदर सामान रखा हुआ है वह बाहर से स्पष्ट रूप से देखा जा सके। तो ये पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या क्या खरीदा जा सकता है। इसके अलावा जो छोटे दुकानदार होते हैं वो भी अपने दुकान में सामान जो है पारदर्शी डिब्बों में रखना पसंद करते हैं, ताकि ग्राहक देख सके कि उसकी दुकान पर क्या क्या उपलब्ध है। ये पारदर्शी डिब्बे कांच के भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं। तो इसमें लिखा भी है, प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं, ताकि खरीदार इन चीजों को आसानी से देख सके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पारदर्शी उदाहरण, यहाँ पर ये अपारदर्शी और ये पारभासी, यहाँ आप समझ सकते हैं देखकर, और नीचे इन्हें परिभाषित किया गया है। आगे लिखा भी है, ये आप दुकान में देख सकते हैं सामान इस तरीके से रखा जाता है पारदर्शी डिब्बों में। आगे लिखा है, इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। अब जब आप कोई सामान ऑर्डर करते हैं तो आपका जब सामान घर पर आता है तो वह गत्ते के डिब्बे में होता है, तो उसमें ये पता नहीं चल पाता है कि अंदर क्या है। तो गत्ता जो है अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। इसी प्रकार से लकड़ी का बॉक्स, धातु के बॉक्स, ये सभी क्या है? अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण है। आगे लिखा है, क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं? तो पारदर्शी और अपारदर्शी को समझ लीजिए। इससे एक प्रश्न पारभासी से बन जाता है, पारदर्शी और अपारदर्शी से कभी कभी पूछा जाता है। अब पारभासी क्या है इसको समझ लेते हैं। तो इसमें क्रियाकलाप लिखा है, क्रियाकलाप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधा इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। लिखा है, ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं। यदि कागज पर तेल लगा लिया जाए और उसे किसी प्रकाश स्रोत के सामने किया जाए तो आप लोग उससे आर पार देख पाएंगे लेकिन स्पष्ट नहीं देख पाएंगे, तो वह होता है पारभासी। आगे लिखा भी है, कागज पर लगे उस तैलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था, वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरणों पर विचार कर सकते हैं? आगे लिखा है, अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूहों में बांट सकते हैं। आगे लिखा हुआ है, हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं।
पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। यानी पदार्थों को समूहों में रखने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि दैनिक जीवन में हमें कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती हैं, इसीलिए हमें पदार्थों का समूह में वितरण करना पड़ता है। आगे लिखा है, घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सामान को ढूंढने में आसानी हो। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। तो आज का ये आपका लेसन यहीं पर समाप्त होता है। कुछ प्रमुख शब्द लिखे रहते हैं सभी लेसन के अंत में, तो इन शब्दों का प्रयोग इस लेसन में हुआ है। तो ये सब आप पढ़ चुके हैं और जो पदार्थों की विशेषताएं थी वो आपको याद रखनी है। इनसे यदि प्रश्न बनेगा तो पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी से बन जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको कहीं पर भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो क्लास 6 की बुक का 2nd चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 3rd लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।